हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। जय माता दी। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्लास में। हिंदी व्याकरण हम कर रहे हैं यहाँ पर। आज का हमारा पार्ट नंबर 3 रहेगा। हिंदी व्याकरण सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। इससे पहले हमने 2 पार्ट किए हैं इसके, हिंदी साहित्य से संबंधित वहाँ पर क्वेश्चन किए हैं, तो वो वीडियोस भी आप देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर करवाए गए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने लगा दिया है, तो आप देख लीजिएगा। हिंदी की जितने भी प्लेलिस्ट में हैं वीडियोस जो आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? हिंदी जो वर्णमाला होती है, हिंदी वर्णमाला में जो ये संयुक्त स्वर हैं, ये कौन से हैं? संयुक्त स्वर कौन से हैं इनमें से? ए आई ओ औ, ई उ री, ज ऐ ट, प फ ब भ। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? यहाँ पर जो हिंदी वर्णमाला है उसमें संयुक्त स्वर कौन से हैं? संयुक्त स्वर ए आई ओ औ, ये हैं हमारे संयुक्त स्वर। क्या है? संयुक्त स्वर ए आई ओ औ। 4 होते हैं संयुक्त स्वर। कितने होते हैं संयुक्त स्वर? अगर ऐसे एग्जाम में आ जाए हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त स्वर होते हैं, तो 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये आ जाए तो ए आई ओ औ, ये 4 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से 2 क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? जो हिंदी के मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर, ये कितने होती हैं संख्या में? 10, 11, 12, 13। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी में? हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 मूल स्वर होते हैं। आ ई उ री, ए आई ओ औ, ये होते हैं हमारे 11 मूल स्वर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 क्या है? हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र रूप से जिसे किसी की भी हेल्प नहीं लेनी पड़ती, तो हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, स्वतंत्र ध्वनि कहलाती हैं, या फिर स्वर कहलाते हैं, या फिर व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा? हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर कहलाते हैं स्वर। स्वरों को किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे व्यंजन है क में अ की साउंड आती है तब जाके हमारा क पूरा होता है, नहीं तो हमारा क आधा रहता है, ऐसे हाफ रहता है। तो इसीलिए व्यंजन तो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन स्वर हैं वे स्वतंत्र हैं, वे केवल अपने आप की हेल्प से ही बोले जाते हैं। तो स्वर आएगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण क्या होता है? जो अखंडित ध्वनि वर्ण होती हैं, ध्वनि को वर्ण कहते हैं, शब्दों के समूह को या फिर शब्दों को, तो जिसके टुकड़े ना किए जा सके, अखंडित जो वर्ण होते हैं उनको वर्ण कहते हैं। जिनके कोई भी टुकड़े नहीं किए जा सकते वे होते हैं वर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? तो हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने स्वर हैं? यहाँ पर टोटल स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में, ये आएंगे 11 स्वर हैं। टोटल कितने हैं? 11 स्वर हैं, और मूल स्वर भी हमारे 11 हैं। तो यहाँ पर हमारा हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? टोटल 11 स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में, और 33 व्यंजन हैं। तो आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हिंदी में परंपरागत कितने व्यंजन होते हैं? तो हिंदी में परंपरागत हमारे 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं हिंदी में, परंपरागत रूप से 33 व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से लिखी जाती हैं?
तो दूसरी ध्वनियों की सहायता लेती हैं, तो उसकी सहायता से लिखी जाती हैं, ऐसी वे ध्वनियाँ कौन सी हैं? स्वर हैं, अक्षर हैं, व्यंजन है, वर्ण है। यहाँ पर आंसर रहेगा व्यंजन। जैसे कि मैंने बताया, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन को स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क को अ की सहायता लेनी पड़ती है, तब यह क बनता है, लेकिन नहीं तो यह आधा क है। ठीक है फ्रेंड्स, क में अ जुड़ जाता है तो क बनता है, तो ये व्यंजन होता है। ये अन्य ध्वनियों की सहायता से बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिवर्ण किसके अंतर्गत आता है? जो ये त्रवर्ण है, त्रवर्ण है, यह किसके अंतर्गत आता है? संयुक्त वर्ण, ये सारे वर्ण हैं हमारे, अ आ ई उ री ए, ऐसे जितने भी बनते हैं ये सारे जो सिंगल होते हैं इनको वर्ण बोलते हैं। तो त्रवर्ण किसके अंतर्गत आता है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है, कंठ्य वर्ण के अंतर्गत आता है, तालव्य वर्ण के अंतर्गत आता है, या फिर अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आता है? तो ये जो हमारा है संयुक्त वर्ण त्र किसके अंतर्गत आता है? तो यह त्र जो आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या रहेगा? जल्दी से आप गेस कीजिएगा। त्र वर्ण किसके अंतर्गत आता है? कंठ्य वर्ण के, संयुक्त वर्ण के, तालव्य वर्ण से, अंतस्थ वर्ण से। तो यहाँ पर आएगा ये त्र है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। संयुक्त वर्ण कैसे आता है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत? क्योंकि ये जो है त्र, यह किससे बनकर बनता है? यह संयुक्त व्यंजन, ये आता है त्र हमारा त और र से मिलकर बनता है। किससे? त और र से मिलकर बनता है त्र। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या अगर पूछ ली जाए तो कितनी होती है? 4 होती है। और ये 4 जो संयुक्त व्यंजन होते हैं कौन कौन से होते हैं? एक तो त और र, त्र आ जाता है, एक अक्षय आ जाता है, एक त्रय आ जाता है, एक अज्ञ आ जाता है, एक श्रय आ जाता है। ये चारों एक साथ आते हैं तो इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जो ये श है, श किस चीज से मिलकर बनता है? अक्षर क और श से मिलकर बनता है, क और श से मिलकर अक्षय बनता है। और त्र बनता है त और र से मिलकर। और इसका जो ये सिंबल होता है, इसका मतलब होता है ये आधा है। और अज्ञे का मतलब क्या होता है? अज्ञे, ज और अय। इस तरह से भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कभी कभी कि जो ये अज्ञे है यह किस किस के मिलने से बनता है। तो यहाँ पर ये वाला हमारा अज्ञे जो है ज और अय के मिलकर बनने से बनता है। जो ये स्र है, स्र ये किसके मिलने से बनता है? स्र हमेशा किसके मिलने से बनता है? श्र है, श और र, श और र के मिलने से श्र बनता है, श और र से मिलने से श्र बनता है। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेने हैं चारों के चारों संयुक्त व्यंजन। यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं फ्रेंड्स कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। टोटल संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, और चारों में से अगर आपसे पूछ लिया जाए अक्षय को किन 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं, तो क और श मिलकर बनता है श्र, अक्षय। और त्र जो है त और र को मिलकर बनता है त्र। और अज्ञ है वो ज और अय को मिलकर बनता है अज्ञ। और श्र है जो श और र से मिलकर बनता है श्र। तो इस तरह से ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। इस तरह से सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आई होप बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आया है। तो इनको बोलते हैं त्रय को संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 9, कौन से वर्गों को न स्वर माना जाता है और न ही व्यंजन माना जाता है? ऐसे कौन से यहाँ पर वर्ग हैं? ऐसे वर्ग कौन से जिनको ना तो स्वर माना जाता है ना ही व्यंजन माना जाता है? तो यहाँ पर आएगा हमारा आंसर न स्वर हैं और न ही व्यंजन है। अंग और अह ये किसी में भी नहीं आते हैं। अंग और अह ये न स्वर है न व्यंजन है। ह क्वेश्चन नंबर 10, ह व्यंजन का उच्चारण स्थान है। जो ये ह व्यंजन है इसको बोल के देखो। ह ये कंठ है, तालु है, दंत है, मुर्दा है। जो हमारी जीभ होती है अगर वो कहीं भी टच करे, जैसे यहाँ पर दांतों पर टच करते, जैसे त बोल के देखो तो ये दांतों से टच करती तो दंत होता है। लेकिन ह को बोलने से हमारे कंठ से आवाज आती है, हमारे गले से आवाज आती। तो ह जो व्यंजन है उसका उच्चारण स्थान है कंठ।
क्या है इसका उच्चारण स्थान है कंठ। तो यहाँ पर जो ये साउंड है, इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये अपना कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से आज क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ऊ का उच्चारण करके देखो, ऊ को बोल के देखो, ऊ। तो यहाँ पर कंठ का प्रयोग तो होता है, उसके साथ ऊ सबसे ज़्यादा प्रयोग किस चीज़ का होता है? ओष्ठ का, होठों का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है ऊ बोलने में। ऊ ये हो यहाँ पर आएगा ओष्ठ, दंत मूर्धा नहीं आएगा, कंठ नहीं आएगा। ऊ को बोलने में हमारा प्रयोग होता है होठों का, तो ऊ आएगा यहाँ पर। ऊ कहाँ पर आएगा? यहाँ पर ऊ आएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ए और आई का उच्चारण स्थान है। तो ए और आई का उच्चारण स्थान है, ए दंतोष्ठ, बी कंठोष्ठ, या फिर सी कंठ तालु, या फिर दंत। तो क्या आएगा यहाँ पर आंसर? ए और आई का उच्चारण, ए आई, यहाँ पर क्या उच्चारण रहेगा? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा कंठ और तालु का उच्चारण रहेगा। ए आई, तो जीभ और गले का प्रयोग होता है ए और आई में, इसीलिए यहाँ पर सी आंसर रहेगा कंठ तालु। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। ओ और औ का उच्चारण स्थान माना जाता है। जो ये ओ और औ है, ओ औ, यहाँ पर हमारा क्या रहेगा आंसर? कंठोष्ठ, मूर्धा, दंतोष्ठ, या फिर तालु। तो ओ और औ यहाँ पर हमारा कंठ की और होठों का प्रयोग किया जाता है, तो कंठोष्ठ। ओष्ठ माने होठ, ओष्ठ माने होठ, और यहाँ पर हमारा आएगा कंठोष्ठ, आंसर रहेगा कंठोष्ठ। तो यहाँ पर ये आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। श्र व्यंजन का निर्माण हुआ है। जो ये श्र व्यंजन है, इसका निर्माण किससे हुआ है? त्र और र से, तो त का निर्माण होता है। क और स से क्या निर्माण होता है? क और स से हमारा श का निर्माण होता है। किसका? श का। और यहाँ पर त का निर्माण होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिए हैं, और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही करवा दिए हैं, तो आप अच्छे से पहचान जाओगे श्र को क्या बोलते हैं। श और र की आवाज़ आती है तो श्र बन जाता है। तो सी आंसर इसका रहेगा, श और र। तो ये सी आंसर रहेगा श्र का। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें फ्रेंड्स। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्लास में। 14 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, हम चल रहे हैं 15 क्वेश्चन पर, और केवल 40 क्वेश्चन आज की क्लास में रखे गए हैं। तो 40 क्वेश्चन करेंगे। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, और जो है लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर हम 15 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और इससे पहले वाली वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। अज्ञ का वर्ण, अज्ञ जो वर्ण होता है किन वर्णों के योग से बनता है? जो अज्ञ होता है, ये अज्ञ, यह किन वर्णों के वर्गों से मिलकर बनता है? तो यह किन वर्णों से मिलकर बनता है? यह ज और अय, जन और अय, ज और अय, और ज और ये। तो ये जो बनता है अज्ञ, यह ज, इस तरह का ज, यहाँ पर ज और अय यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर जब ये जो ये वाला सिंबल लगा होता है तो यहाँ पर जो है ये आएगा ज और अय। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज और अय यहाँ पर आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? अनुनासिका का संबंध होता है। अनुनासिका का संबंध, अनुनासिका का संबंध किससे होता है? केवल नाक से होता है, केवल मुंह से होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है, इनमें से कोई नहीं होता। तो अनुनासिका का जो संबंध होता है वह नाक और मुंह दोनों का प्रयोग किया जाता है। नाक और मुंह दोनों का प्रयोग किया जाता है अनुनासिका में। ठीक है, अंगूर, जैसे अंगूर, यहाँ पर नाक का और मुंह का जो है दोनों का प्रयोग किया गया है, तो अनुनासिका यहाँ पर आएगा अंगूर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्णों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं।
जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श कौन से व्यंजन, स्वर नहीं, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, इनके 5 वर्गों होते हैं। 5 वर्ग होते हैं, जैसे कि मैंने कल आपको कराए थे 5 वर्ग। कौन से? क च ट त प। इससे आप पांचों से आप यहाँ पर ये अक्षर याद रख के पूरे ए अनार याद रख सकते हो। ए यहाँ पर क ख ग घ ड़ च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। इस तरह से हर एक में 5 वर्ण वर्ग होते हैं। तो क में जो क ख ग घ ड़ ये होते हैं 5। इन पांचों में जो ये होता है और ये होता है और ये होता है, तो इसमें कम समय लगता है, तो इससे क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसको इसको और इसको क्या कहते हैं? अल्प प्राण, अल्प प्राण कहते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और यहाँ पर जब हम ख और घ की बात करेंगे, ख घ ज़्यादा समय लगता है, तो इसको महाप्राण कहते हैं, महाप्राण इसको बोलते हैं। याद रखना है आपको दोनों में क्या अंतर है। तो ये दूसरा। और अगर चौथे की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा? दूसरे और चौथे वर्ण में हमारा ना ही अल्प प्राण व्यंजन होगा, यहाँ पर महाप्राण व्यंजन होगा। गोस व्यंजन भी ना होगा, अगोस व्यंजन भी नहीं होगा, तो यहाँ पर महाप्राण व्यंजन रहेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में कंठे ध्वनियाँ कौन सी हैं? इनमें से कंठे ध्वनियाँ क ख ट अण य र च छ। तो क्या रहेगा आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का? क और ख दोनों में कंठ से आवाज आती है, तो गले से आवाज आती है। कंठ का मतलब गला, तो क और ख में कंठ से आवाज आती है, तो क और ख यहाँ कंठ ध्वनियाँ होती हैं। ये हो गए अपने 18 क्वेश्चन। 18 के बाद चलते हैं 19 क्वेश्चन पर। 19 क्वेश्चन क्या है? प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल 40 क्वेश्चन आज की क्लास में रखे गए हैं। यहाँ पर हम कुछ संधि भी करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। 40 क्वेश्चन आज की क्लास में रहेंगे अपने। तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं फ्रेंड्स। हिंदी में श ध्वनि है, जो ये स ध्वनि है, श ध्वनि है, इसमें मूर्धन्य का प्रयोग होता है, दंत का प्रयोग होता है, या फिर तालव्य का प्रयोग होता है, या ओष्ठ का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर श ध्वनि जो है, इसमें किस चीज का प्रयोग होता है? श। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या रहेगा? श ध्वनि में किस चीज का प्रयोग होता है? श तालु का प्रयोग होता है, श में तालु का प्रयोग होता है, श। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या रहेगा फ्रेंड्स? 20 क्वेश्चन शिरोमणि। शिरोमणि को हम किस चीज में संधि में बांटेंगे? तो यहाँ पर देखते हैं, शिरो जमा मणि, शिर जमा मणि, या फिर शिर है जमा मणि और शिरा जमा मणि। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा शिरोमणि। ये जो ओ होता है, इसकी जगह हमारा क्या आ जाता है? विसर्ग आ जाते हैं। तो श ये हो गया और मणि, तो ये रहेगा इसका आंसर सिरह जमा मणि। तो ये आंसर रहेगा इसका क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 20 का आंसर रहेगा सिरह जमा मणि। तो ये सी आंसर रहेगा इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। पवी जमा इत्र, पवा जमा इत्र और पवो जमा इत्र। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या रहेगा? पो जमा इत्र आंसर रहेगा। ना तो पव जमा इत्र आएगा, ना पह जमा इत्र। ये जब ओ आता है तो उसकी जगह इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो ई आई है पवित्र, तो जो ये छोटी ई मात्रा आई है छोटी ई की, तो पो जमा इत्र। तो क्या रहेगा? ये ऐसे बनेगा, पो जमा इत्र। छोटी की मात्रा में ये एक ही आएगा ओ, तो पो जमा इत्र ये हो गया पवित्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के आपको जो है पेपर में क्वेश्चन मिल सकते हैं। इत्यादि, इति जमा इत जमा यादि नहीं रहेगा, यहाँ पर इत जमा यादि भी नहीं रहेगा, आदि रहेगा। इत जमा आदि और इति जमा आदि। तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा इति। क्या रहेगा? ये हमारा जो इत्यादि है इसको बोलेंगे इतिया, इति, इत्यादि, इत्यादि। तो इति ये हो गया और आदि ये हो गया, इति आदि मिलकर इत्यादि बन गया।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। दिगंबर, बिल्कुल मेन हमने यहाँ पर लिखे हैं जो बहुत ही बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। दिगंबर, दी जमा गंबर, या फिर दिगम जमा बर, या फिर दिग जमा अंबर, या फिर दिक जमा अंबर। तो क्या रहेगा दिगंबर का आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आप बताइए क्या आंसर रहेगा। यहाँ पर दी जमा गंबर का तो नहीं, कुछ भी मीनिंग नहीं होता है। यहाँ पर देखो जो है दिक, दिग, दिम जमा बर, तो ये जो लास्ट वाला अक्षर होता है ना फ्रेंड्स, इसका कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। तो गंबर और बर का कोई मतलब नहीं निकलता है। दिग जमा अंबर, यहाँ पर जो अंबर होता है ये आसमान को बोलते हैं। दिक जमा अंबर, तो दिग जमा अंबर कुछ नहीं होता है, ये नहीं होगा। तो दिक जमा अंबर आएगा दिगंबर। ये ग की साउंड आते ही क की साउंड आएगी, तो दिक जमा अंबर रहेगा डी आंसर दिगंबर। आगे चलते हैं। सड़ा जमा नन, तो सड़ानन बन गया। सड़ा जमा आनन नहीं होगा ये आंसर हमारा। सड़ा जमा आनन, सड़ जमा आनन, क्या सड़ जमा आनन 24 का हमारा आंसर क्या रहेगा? सड़ जमा आनन तो नहीं रहेगा, क्योंकि सड़ का यूज कभी नहीं होता संधि में। सट जमा आनन ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा ये वाला साइन नहीं प्रयोग किया गया है, तो ये जो हलंत है ये नहीं प्रयोग किया गया। दिक जमा अंबर, तो यहाँ पर जो है साउंड आएगी दिक जमा अंबर दिगंबर। क्या रहेगा? दिक जमा अंबर। तो सड़ानन में सट ये ड की जगह ट आएगा, ड की जगह ट आएगा और ग की जगह क आएगा। तो सट जमा में आनन, तो सड़ानन ये सट जमा आनन बन के सड़ानन बन जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। रामायण, राम है जमा अण, राम जमा आनन आयन, या फिर सी राम जमा आयन, रामा जमा यन। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या रहेगा? रामायण। अण, जो ये अण होता है ना, इसका जो है हम यूज अण नहीं करते, न का यूज होता है यहाँ पर, और ड की जगह ट का यूज होता है। तो इसीलिए राम जमा आयन, तो यहाँ पर क्या रहेगा? रामायण। क्या बन जाएगा? रामायण। 20, तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? रामा जमा यन, रामायण। तो यहाँ पर आंसर रहेगा रामा जमा यन, ये आएगा आंसर, रामा जमा यन, रामायण। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। प्लीज़ वीडियो में तक जुड़े रहें। हमारे 40 क्वेश्चन हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सारी जो ये हम अब संधियाँ कर रहे हैं, तो सारी किसी न किसी एग्ज़ाम में आई हुई हैं पहले से, तो इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस इनकी कर लीजिएगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। महोदय, मोह जमा दय, महा जमा ओदय, महान जमा उदय, महा जमा उतई। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 26 का आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर महोदय का जो है महो जमा दई नहीं होगा, महा जमा ओदय भी नहीं होगा, महान जमा उदय भी नहीं होगा। यहाँ पर महा जमा उदय हो रहेगा। महोदय, महा जमा उदय, महोदय महा जमा उदय रहेगा आंसर इसका महोदय का। आगे चलते हैं। निरर्थक, निरर्थक, जो ये र है, यहाँ पर इसकी जगह हमारे क्या आते हैं? विसर्ग आते हैं, विसर्ग आते हैं। तो निर्जमा अर्थक, या फिर निह जमा अर्थक, या फिर यहाँ पर क्या रहेगा? जो है निरर्थक, निर जमार्थक, निरह जमार्थक, निर जमार्थक और निरा जमार्थक। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा हमारा? यहाँ पर आंसर रहेगा निरा जमार्थक। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा निरार्थक, निरर्थक। तो ये आंसर रहेगा निरा जमा अर्थक। तो यहाँ पर निरर्थक का निरा जमा अर्थक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28। सत्कर्म, सत्कर्म, सत्य जमा क्रम, सत्य जमा अकर्मक, या फिर सती जमा अकर्म, सतत जमा अकर्म। तो क्या रहेगा यहाँ पर आंसर? ये सत्कर्म का आंसर क्या रहेगा? इसका सत्य जमा कर्म, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है तो सती, सती इस तरह से आ जाता है। सती जो जैसे कि इत्यादि था,
इत्यादि में भी तो ऐसे ही था, इत्यादि में भी तो इति जमा आदि बना था हमारा। इसी तरह से सत्यक्रम जैसे एक अगर आपको आ गया उसी तरह से दूसरे भी बन जाते हैं। तो एक को आप अच्छे से दिमाग में रखो, इत्यादि इस तरह से आया था हमारा, इति जमा आदि बन गया था। तो यहाँ पर भी हम सत्य कर्म की बात करें तो सती जमा कर्म, सती जमा अकर्म बनेगा। यहाँ पर सती जमा अकर्म बनेगा सत्य कर्म। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। नीरस, नी जमा रस, नी जमा रस, यहाँ पर नी जमा रस, नीर प्लस रस। तो नीरस का क्या रहेगा, 29 का आंसर क्या रहेगा, नीरस। तो नी जमा रस, क्या आंसर रहेगा इसका, नी ही जमा रस, नीरस। तो इसका आंसर रहेगा नीरस का निह जमा रस, ये रहेगा विसर्ग संधि, इसको बोले हैं नीरस, ये रहेगा निह जमा रस, इसको विसर्ग संधि बोलते हैं, विसर्ग संधि बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज तो हम केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, किसी दिन इसको बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक हमारा कवर करेंगे डिटेल में। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्ची जमा आनंद, सत्य जमा आनंद, सत्य जमा चित्त जमा आनंद, या सत्य जमा चित्त जमा आनंद। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका आंसर जल्दी से आप गेस कीजिए, क्या आंसर रहेगा, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, सच्ची जमा आनंद तो नहीं बनेगा हमारा, जो ये च आधा जो भी आता है अक्षर, इसको हम च को च का च यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर इसका च का कुछ एक अक्षर बनता है सत जमा, तो यहाँ पर सच्चिदानंद के लिए त यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक तो ये होगा सत्य, ये आधा सत्य, फिर ये चिद्दा, चिदानंद, जो द की जगह त का यूज होगा, सत्य जमा चित्त जमा आनंद। तो सच्चिदानंद, सच जमा चित्त जमा आनंद, ये आंसर रहेगा इसका डी। सत्य जमा चित्त जमा आनंद, सत्य जमा चित्त जमा आनंद, सच्चिदानंद। आगे चलते हैं जगत। ये भी देखो, नया की जगह हम क्या करेंगे, यूज त का यूज करेंगे, जगन्नाथ। तो यहाँ पर जगत, जगन जमा अनाथ नहीं होगा, जगन जमा नाथ भी नहीं होगा, जगत आएगा यहाँ पर। ये जो होता है त हो जाएगा न का, जगत जमा नाथ, जग जमा अन्नाथ, तो यहाँ जगत जमा नाथ हो जाएगा जगन्नाथ, जगत जमा नाथ हो जाएगा जगन्नाथ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार। तो यहाँ पर प्रत्युप जैसे इति किया था ऐसे ही प्रति तो हमारा आता है, तो प्रत जमा उपकार तो हम कैंसिल कर देंगे, प्रति जमा उपकार भी हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इसमें हमारी कैसी है मात्रा, ये बड़ी की मात्रा है, जो कि हमारा इत्यादि में छोटी की मात्रा आई थी। तो प्रति वाला जो ये है इनमें से आएगा एक आंसर, प्रति जमा उपकार और प्रति जमा उपकार। यहाँ पर दोनों ही मैंने एक जैसे लिख दिए हैं, तो यहाँ पर मान लो यहाँ अपकार आएगा। तो इनमें से अब कौन सा ऑप्शन सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 32 का, तो प्रति उपकार, प्रति जमा उपकार, प्रत्युपकार, प्रति जमा उपकार को मिलाकर प्रत्युपकार बनेगा। क्या बनेगा, प्रति जमा उपकार को मिलाकर प्रत्युपकार, प्रत्युपकार बनेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। ये हमारे बस कुछ ही क्वेश्चन बाकी हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, सारे क्वेश्चन हम आज कर लेंगे बहुत अच्छे से। बहुत कम समय में हम बहुत सी संधियों को कवर कर लेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में आती रहती हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। हर एक एग्ज़ाम में संधि आती है, और अभी DSSB के फॉर्म निकले हुए हैं, वहाँ पर भी संधि से रिलेटेड आपके हिंदी में क्वेश्चन आएंगे, तो बिल्कुल अच्छे से इनको कर लीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हो जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसीलिए बहुत अच्छे से हम करेंगे। 33 क्वेश्चन क्या है, पुनर्जन्म क्या है, पुनर्जन्म को किस तरह से हम विच्छेद करते हैं। पुनः जमा जन्म,
पुनर्जमा जन्म, पुनः जमा आजन्म, पुनु जमा जन्म। तो यहाँ पर जो है ये र है, जो ये र है तो इसकी जगह विसर्ग आ जाते हैं, पुनः जमा जन्म ये आंसर रहेगा। इस विसर्ग की जगह, इस र की जगह ये आ जाते हैं हमारे विसर्ग, तो पुनः जमा जन्म आ जाएगा इसका आंसर, पुनः जमा जन्म, पुनर्जन्म। आगे चलते हैं। दुष जमा, ये जो आधा आता है लगभग इसकी जगह विसर्ग का प्रयोग होता है। दुशासन, दुशासन, तो ये दू है, दुर्शासन ये नहीं रहेगा, दू जमा शासन भी नहीं रहेगा, यहाँ पर दुहु जमा शासन, यहाँ पर ये रहेगा आंसर, ये रहेगा आंसर हमारा सी, दुहु जमा शासन आंसर रहेगा दुशासन, दु जमा शासन मिलकर दुशासन। संधि विच्छेद यहाँ पर किया गया है, विसर्ग संधि है यहाँ पर हमारी। सचिवालय, सचिव जमा आल्य, सचिव जमा लय, सच्ची जमा वाल्य, सच्ची जमा आल्य। जैसे कि मैंने बताया लास्ट वाले जो अक्षर होता है, जो ये शब्द होता है, अक्षर नहीं बोलेंगे इसको, शब्द बोलेंगे, क्योंकि यहाँ 2-3 जो अक्षर है मिलकर शब्द बना रहे हैं, 2-3 वर्ण मिलकर शब्द बना रहे हैं। तो ये जो वाल्य है इसका कुछ मीनिंग नहीं होता, आल्य का मीनिंग होता है, लय का भी कोई मीनिंग नहीं होता। तो ये तो बिल्कुल ही हम देखते ही क्रॉस कर देंगे, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, लेकिन आल्य वाला हो सकता है। तो सची जमा आल्य हो सकता है या सचिव जमा आल्य हो सकता है। तो इसका क्या आंसर रहेगा यहाँ पर? सचिव जमा आल्य, सच्ची का भी कोई मतलब नहीं होता, तो इसीलिए सचिव जमा आल्य रहेगा इसका आंसर। तो ये हमारा आंसर। कुछ हमारा थोड़ी बहुत हमें ट्रिक भी अपनानी पड़ती है जब हम अच्छे से किसी चीज़ को लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्लास में। जो लेट हो गए हैं वो दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, ये हमारा प्रीमियर रहता है 8 से 8:40 के बीच में। हम अभी 36 क्वेश्चन कर रहे हैं, केवल अपने 40 क्वेश्चन है, तो हमारे 5 क्वेश्चन बचे हैं, तो इनको फटाफट से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? मनोयोग क्या है? मनो जमा योग, मनः जमा योग, मनः जमा आयोग, इसमें से कोई नहीं। तो क्या रहेगा इसका आंसर? तो 36 का क्या आंसर रहेगा? मनो जमा योग का मनः जमा योग रहेगा। क्या रहेगा? ये जो ओ है इसकी जगह हमारे विसर्ग आ जाएंगे, मनः जमा योग, ये वाला नहीं रहेगा, मनो वाला, मनः जमा आयोग भी नहीं रहेगा, इसमें से कोई नहीं। तो ये मनः जमा योग रहेगा इसका आंसर, मनः जमा योग, मनोयोग। आगे चलते हैं। नाविक, नाविक क्या है? नाव जमा इक, नाव जमा इक, नौ जमा इक, नौ जमा इक। देखो यहाँ पर जो ये नाविक है इसी तरह हमारा कई सारे बन जाते हैं, तो एक को अगर अच्छे से कर लेते हो तो इस तरह के जितने भी शब्द आएंगे तो आप अच्छे से उनको संधि विच्छेद कर सकते हो। नौ जमा, यहाँ पर जो ये लगेगा ना जमा इक भी नहीं होगा, ना जमा इक भी नहीं रहेगा, और नो जमा इक भी नहीं होगा, नौ जमा इक, नाविक। तो ये बनेगा यहाँ जैसे पावक, पौ जमा इक पावक। तो इसी से रिलेटेड अगर कोई भी आएगा तो आप अच्छे से सोल्व कर दोगे। नाविक, नौ जमा इक, नाविक। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, नमस्ते, नमा जमा अस्ते, नमस जमा ते, और नमः जमा ते, नमः जमा अस्ते। तो क्या रहेगा नमस्ते का? नम जमा अस्ते, यहाँ पर हमारा क्या रहेगा? नमः। ये जो स है आधा है, तो लगभग ये जो आधे अक्षर होते हैं इनकी जगह क्या आती है हमारी? ये इस तरह से हमारी विसर्ग आती हैं। तो ये जो विसर्ग यहाँ पर नहीं है तो इसको कैंसिल कर देंगे, इसको भी कैंसिल मानेंगे। और नमा जमाते, नमा जमा अस्ते, तो यहाँ पर नमा जमा अस्ते कुछ नहीं होता है, तो नमः जमा ते रहेगा। तो ये जो स होता है इसकी जगह ये यूज़ हो जाते हैं, तो यहाँ नमः जमा ते, नमस्ते आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। संधि, संधि सम जमा धी, या सन जमा धी, या फिर सम जमा धी, या फिर सम जमा धी।
तो क्या रहेगा इसका आंसर? जो ये न है, न, इसकी जगह क्या यूज होगा? यहाँ इसकी जगह हम म का यूज करेंगे न की जगह। और ये आधा है तो आधा के लिए हम क्या यूज करते हैं? सम जमा दी नहीं होगा, सन जमा दी भी नहीं होगा, तो न का यूज नहीं होगा, म का यूज होगा। तो सम जमा दी का भी यूज नहीं होगा क्योंकि ये पूरा है, म यहाँ पर पूरा, लेकिन यहाँ पर हमें आधा चाहिए, न हमारा आधा है तो ये हमें आधा चाहिए। तो सम जमा दी, संधि मेन है, ये संधि से स्टार्ट होता है इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये हो गया डी का आंसर। इसका क्या रहेगा? सम जमा दी संधि, सम जमा दी संधि। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा बचा है। प्लीज वीडियो लाइक कर देना, लाइक करना ना भूलें। ये क्वेश्चन भी हम फटाफट से कर लेते हैं, तो इसको भी देख कर जाना, रुको एक बार, अभी मत जाओ। 40 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्या है 40 क्वेश्चन? प्रत्येक, तो यहाँ पर इत्या वाले ये थे ना, तो प्रति जमा एक, प्रति ही जमा एक, प्रति जमा अक, प्रति जमा एक, ये वाला तो यूज होगा ही नहीं, प्रति वाला यूज होगा। तो प्रति वाला इनमें से यूज होगा, ये प्रति ही वाला भी नहीं यूज होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 40 का क्या आंसर रहेगा? इसका हमारा आंसर है प्रति जमा एक, ये ए आंसर रहेगा, प्रति जमा एक, प्रत्येक। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 40 क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू जो आपने वीडियो को कंप्लीट अटेंड किया। तो धन्यवाद आप सभी का। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने धन्यवाद लिख दिया था, तो यहाँ होगा धन्यवाद। थैंक यू आप सभी का, थैंक यू सो मच। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर लाइक कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे ये भी बताइएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप स्माइल, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल 3 बजे, 3 से 3:30 बजे अपनी क्लास होती है साइंस की, 8 से 8:40 होती है अपनी डेली जीके क्लास रहती है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप स्माइल, गुड नाइट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें बहुत सारा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप अपना ख्याल रखें, बाय बाय।